नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो आज खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं किन खबरों पर हमारी आज नजरें रहने वाली है। तो दुश्मन को पुतिन गले लगा रहे हैं। पाकिस्तान से अब रूस तक ट्रेन चलने वाली है। टेस्ला की इंडिया एंट्री के प्लान से ट्रंप को दिक्कत। पाकिस्तान में आतंकियों ने 7 पंजाबियों की हत्या की। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। राहुल गांधी ने रायबरेली के चुरवा हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम की वजह से हम जैसे लोग सीएम बने हैं, डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान सामने आया। और आज फिर शेयर मार्केट में मंदी देखी गई। लंबे उछाल के बाद सोने चांदी में गिरावट आज देखी गई। बॉक्स ऑफिस पर छावा लगातार धमाल मचा रही है। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी ने इंडिया में एंट्री की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, हाल ही में कंपनी ने भारत में अलग अलग लोकेशन पर कर्मचारियों की भर्ती शुरू करने के लिए आवेदन जारी किया। लेकिन एलन मस्क के नेतृत्व वाली टेस्ला की इंडिया एंट्री का प्लान अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा है। ट्रंप ने कहा कि यदि टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता है तो यह अमेरिका के लिए बहुत अनुचित होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फोकस न्यूज के सीन हैनिटी के लिए टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के साथ एक संयुक्त साक्षात्कार के दौरान कहा कि अगर टेस्ला नया टैब खोलता है और भारत में टैरिफ से बचने के लिए अगर वहां कारखाना बनता है तो यह अमेरिका के लिए अनुचित होगा। ट्रंप ने पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान कारों पर भारत में लगाए जाने वाले हाई टैरिफ की भी आलोचना की थी। ट्रंप ने कहा कि दुनिया का हर देश हमारा फायदा उठाता है और वे टैरिफ लगाकर ऐसा करते हैं जिसके चलते अमेरिकी कंपनियों को दूसरे देशों में व्यापार करना व्यावहारिक रूप से असंभव होगा। ट्रंप ने कहा कि अगर मस्क भारत में कोई भी लगाना चाहते हैं तो ये उनके लिए ठीक होगा, लेकिन ये अमेरिका के लिए अनुचित है, बहुत अनुचित है। तो एलन मस्क के प्लान से ट्रंप नाखुश नजर आ रहे हैं। टेस्ला की इंडिया एंट्री के प्लान से ट्रंप को काफी दिक्कतें हो रही हैं। उनका कहना है कि ये भारत के लिए उचित हो सकता है, लेकिन ये अमेरिका के लिए अनुचित होगा। तो दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिली है। जी हां, रेखा गुप्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री वो बन चुकी है। उन्होंने रामलीला मैदान में पद की शपथ ली। ये पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि बीजेपी 27 साल बाद राजधानी में सत्ता में वापस लौटी है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है। तो देखिए, रेखा गुप्ता ने दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को हराया था। रेखा गुप्ता इस सीट से 29,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता के साथ प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, पंकज सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा और रविंद्र इंद्राज ने भी शपथ ली है। इस मौके पर मशहूर गायक कैलाश खेर अपनी गायकी का जलवा भी बिखेरते नजर आए। कैलाश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर इसके पहले शेयर करके बताया था कि वो दिल्ली वालों को संगीत का तोहफा देने के लिए तैयार है। वहीं कुछ अन्य फिल्म सितारों के आने की भी चर्चा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन दिल्ली पहुंच सकता है। कैलाश ने ये शंखनाद है गाने का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि वो दिल्ली के लोगों को संगीत के जरिए बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने लिखा कि शपथ ग्रहण की खुशी में दिल्ली के हर एक बाशिंदे को यह संगीतमय तोहफा। अपने बैंड का जिक्र करते हुए कैलाश ने आगे लिखा, कैलाश खेर और कैलाश बैंड ये शंखनाद है, गाना पेश करेगा। पोस्टर में कैलाश खेर बीजेपी के झंडे के सामने खड़े दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि उन्होंने गाना भी शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने गाने ये शंखनाद है को भी शेयर किया। कैलाश खेर और कैलाश एंटरटेनमेंट ने इस गाने को तैयार किया है। उन्होंने बताया कि ये गाना सिर्फ जीत की खुशी ही नहीं मानता, बल्कि दिल्ली के सुनहरे भविष्य की कामना भी करता हूं।
तो रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है दिल्ली में। रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं तो रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो पाकिस्तान इस समय भारत के सबसे करीबी दोस्त रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान से अब रूस तक ट्रेन चलेगी। पाकिस्तान रेलवे फ्रेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सूफियाना सरफराज डोगर ने ऐलान किया है कि रूस के लिए अंतर्राष्ट्रीय फ्रेट ट्रेन सेवा 15 मार्च तक शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और रूस के साथ क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह पहल बेहद जरूरी है। तो देखिए पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा ये भी हम आपको बता दें। डोगर ने बताया कि ये रेल लिंक क्षेत्रीय व्यापार बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि टाफ्तान स्टेशन के एंट्री पॉइंट पर कस्टम अधिकारियों की तैनाती से जुड़े मुद्दे लगभग हल हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये ट्रेन शुरू होने के बाद रूस पाकिस्तान को तेल, प्राकृतिक गैस, स्टील और इंडस्ट्रियल सामान का निर्यात करने में सक्षम होगा। बदले में पाकिस्तान को तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और रूसी बाजारों तक बेहतर पहुंच हासिल होगी। पाकिस्तान चावल, गेहूं, कपास, कपड़ा, खाद्य और कृषि उत्पादों का निर्यात कर सकेगा। रूस से पाकिस्तान के कराची तक मालगाड़ी चलेगी। पाकिस्तान का लक्ष्य रूस में कपड़ा निर्यात करना होगा। रूस से तेल और गैस खरीदना चाहता है पाकिस्तान। भारत के दुश्मन को कहीं ना कहीं पुतिन अब गले लगा रहे हैं। तो रूस से पाकिस्तान तक आपको बता दें कि अब ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। 15 मार्च तक ये ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि इस ट्रेन से पाकिस्तान को काफी फायदा होने की उम्मीदें हैं। पाकिस्तान रेलवे फ्रेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इसको लेकर जानकारी दी है। पाकिस्तान को कई फायदे होंगे इससे। चावल, गेहूं, कपास समेत आदि सामानों के निर्यात में सुविधाएं पाकिस्तान को मिलेगी। तो दिल्ली को नया सीएम मिल चुका है। रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ ली। इसके साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। शपथ समारोह में पीएम मोदी भी शामिल हुए। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों की वजह से ही हमारे जैसे लोग सीएम बनते हैं। मेरे परिवार में कोई सांसद, विधायक नहीं है, लेकिन मुझे सीएम बनाया गया। पीएम मोदी सबका साथ, सबका विकास कहते हैं, बल्कि करके भी दिखाते हैं।
पीएम मोदी और बीजेपी की नीति सबको साथ लेकर चलने की है, लेकिन कुछ पार्टियां एक परिवार से बाहर ही नहीं आती। यशस्वी प्रधानमंत्री की दूरंदेशी जो नीतियां हैं उसी का परिणाम है। हमारे जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनता है। मेरे परिवार में कोई सांसद विधायक मंत्री नहीं है, लेकिन हमको मुख्यमंत्री बना के बताया। ऐसे सबका साथ सबका विकास केवल कहते नहीं है, वो करके दिखाते हैं और नए लोगों को भरोसा करते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही, हर परिवार हर समाज से लोग जाना चाहिए। एक तरफ सबको साथ लेके चलने का माननीय मोदी जी का भाव, भाजपा का भाव, एक तरफ कुछ पार्टियां एक परिवार से बाहर नहीं आती। ये तो लोकतंत्र का मजाक था ना, उनको तमाचा है माननीय मोदी जी के द्वारा। रेखा गुप्ता अब आधी आबादी देश की महिला हैं, ऐसे आधी आबादियों में से हमारी पार्टी का उस विशाल दृष्टिकोण सामने आना चाहिए। जब हमने देश के राष्ट्रपति बना करके दिखाई, जो ट्राइबल की बेल्ट साथी है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी अगर हमारे बीच में आई है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान, भाजपा की सोच उसमें आ रही है। इसी प्रकार से रेखा गुप्ता अगर यहाँ मुख्यमंत्री बनती तो ये दिल्ली और देश के लिए बहुत अच्छा संदेश। बात करेंगे शेयर बाजार की। आपको बता दें कि सेंसेक्स आज यानी कि 20 फरवरी को 150 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 75,790 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि निफ्टी में भी 20 अंक की आज गिरावट देखी गई। ये 22,910 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में गिरावट और 15 में तेजी देखी गई। निफ्टी के 50 शेयरों में से 22 में गिरावट और 28 में तेजी देखी गई। इसके अलावा आपको बता दें कि एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स के बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा 0.48% की गिरावट देखी गई। इससे पहले अगर कल यानी कि 19 फरवरी की हम बात करें शेयर बाजार कैसा रहा, तो देखिए सेंसेक्स 28 अंक की गिरावट के साथ 75,939 के स्तर पर बंद हुआ था। निफ्टी में भी 12 अंक की गिरावट रही थी, ये 22,932 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 1,071 चढ़कर 45,455 के स्तर पर बंद हुआ था। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट और 13 में तेजी थी। निफ्टी के 50 शेयरों में से 25 में गिरावट और 25 में तेजी थी। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स के आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा 1.30% की गिरावट देखी गई थी। तो शेयर मार्केट में फिलहाल लगातार मंदी देखी जा रही है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 22 में आज भी गिरावट है। तो देखिए सेंसेक्स में 150 अंक से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। अगर इससे पहले भी हम नजर डालें तो लगातार शेयर मार्केट में मंदी देखी जा रही है और आज उम्मीदें थी शेयर मार्केट के उछाल की, लेकिन फिलहाल स्थिति ऐसी नहीं देखी गई। आज एक बार फिर से मंदी देखी गई है शेयर मार्केट में। तो देखिए बीएसई इंडेक्स 2025 में 20% से ज्यादा टूट चुके हैं। तीसरी तिमाही की कमाई का सीजन भी कहीं ना कहीं सुस्त रहा है। शेयर मार्केट के गिरने से 10 सेशन में से 9 सेशन में बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। बीएसई इंडेक्स 2025 में 20% से ज्यादा टूट चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार शेयर मार्केट में मंदी देखी जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने लाहौर जा रही एक बस पर हमला कर 7 लोगों का कत्ल कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने नेशनल हाईवे पर बैरिकेड लगाकर बस को रोका और इसके बाद सभी के आईडी कार्ड चेक किए और पंजाब के रहने वाले यात्रियों को गोली मार दी। हमलावर इन लोगों को जबरदस्ती उठाकर नजदीकी पहाड़ के पास ले गए। इसके बाद गोली चलने की आवाज सुनाई दी। एक पैसेंजर ने बताया कि हमलावरों की संख्या 10 से 12 थी और सभी के पास क्लाशिनकोवा बंदूकें थी। अभी तक किसी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है और हत्याओं के पीछे का मकसद भी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। अधिकारियों ने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, लेकिन हमलावर भाग निकले। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग निर्दोष लोगों को मारते हैं और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बलूचिस्तान के इलाके में लंबे समय से बीएलए के
उग्रवादी सरकार के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। बीएलए पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का सबसे बड़ा बलूच उग्रवादी समूह है। ये दशकों से पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहा है। ये ग्रुप बलूचिस्तान की आज़ादी और अपने इलाकों से चीन को बाहर निकालने की लगातार सरकार से मांग कर रहा है। बीएलए ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और चीनी की सीपीईसी परियोजना को निशाना बनाकर पहले भी कई हमले किए हैं और अब एक बार फिर से इस समूह ने बड़ा हमला किया। पाकिस्तान में यह हमला हुआ है। पंजाब के 7 लोगों की हत्या की गई है। तो समूह के लोगों का कहना यह भी है कि सरकार उनके इलाकों के नेचुरल रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर रही है। बीएलए का कहना है कि लोकल आबादी को इन रिसोर्सेज से होने वाले मुनाफे से कोई हिस्सा नहीं मिलता। पाकिस्तान में आतंकियों ने 7 पंजाबियों की हत्या की है। फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएलए का विद्रोह ही ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये समूह है जो लगातार सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहा है अपनी मांगों को लेकर, और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि फिलहाल इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। मामले में जांच जारी है। तो देखिए, सोने चांदी को लेकर आज एक अच्छी खबर है। लंबे उछाल के बाद अब आज यानी 20 फरवरी को सोने चांदी में गिरावट देखी गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 192 रुपए गिरकर 86,541 रुपए हो चुका है। इससे पहले सोना 86,733 रुपए पर था। इसी तरह 1 किलो चांदी की कीमत भी आज 385 रुपए कम होकर 97,181 रुपए किलो हो गई है। कल चांदी का भाव 97,566 रुपए किलो था। अब इसी के साथ 4 महानगरों की भी बात कर लेते हैं और इसके अलावा भोपाल की भी, कि आज क्या भाव रहने वाले हैं सोने के। तो देखिए, सबसे पहले बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में 10 ग्राम यानी कि 1 तोले सोने की कीमत 22 कैरेट की 80,850 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 88,190 रुपये है। मुंबई में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 80,700 रुपये और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 88,040 रुपये है। कोलकाता में 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 80,700 रुपये और 24 कैरेट सोने की 88,040 रुपये है। इसी के साथ हम राजधानी भोपाल की भी कर लेते हैं। तो देखिए, राजधानी भोपाल में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 80,750 रुपये और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 88,090 रुपये है। आपको बता दें, सबसे बड़ी बात, सोने चांदी में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, कीमतें बढ़ रही है। और अगर हम बात करें 1 जनवरी की यानी कि साल की, तो 1 जनवरी से अब तक सोना 10,379 रुपये महंगा हो चुका है। सोने में तेजी के कारण भी बताए जा रहे हैं कि ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ चुकी है। डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने से भी कहीं ना कहीं सोना महंगा होने के अनुमान है। महंगाई बढ़ने से भी सोने की कीमत पर फर्क पड़ रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। और सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है, शेयर बाजार में लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति हो रही है और इसी की वजह से सोने की कीमतों में भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि लंबे उछाल के बाद अब आज 192 रुपये कीमत गिरी है सोने की। चांदी में भी गिरावट आज 385 रुपये की देखी गई है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड जगत की, जहां विकी कौशल की हालिया रिलीज फिल्म छावा बॉक्स ऑफिस पर लगातार छाई हुई है। पिछले 6 दिनों में इस फिल्म ने बम्पर कमाई की। फिल्म में विकी कौशल के अभिनय को खूब सराहा जा रहा है। तो देखिए, 6ठे दिन फिल्म छावा ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया वो भी हम आपको बता दे हैं कि ये छावा जो मूवी है, लगातार इसकी कहानी दर्शकों को भावुक कर रही है। लक्ष्मण उतेकर निर्देशित फिल्म छावा दर्शकों को भावुक करने में कामयाब नजर आ रही है। इस फिल्म में उन्होंने मराठा शौर्य की कहानी को जिस तरह से दिखाया है, वे दर्शकों को काफी पसंद आई। फिल्म के कई सीन सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहे हैं। इस बात का फायदा फिल्म को मिल रहा है। दर्शक फिल्म देखने के लिए थिएटर तक जा रहे हैं। इन कलाकारों ने, आपको बता दें कि उम्दा अभिनय फिल्म में किया है। छावा में विक्की कौशल के अलावा अगर बात करें तो रश्मिका मंदाना भी है, वहीं आशुतोष राणा,
दिव्या दत्ता, प्रदीप राम सिंह रावत, संतोष जुवेकर सिंह, डायना पेंटी जैसे कलाकार भी इस फिल्म में हैं। साथ ही औरंगजेब के रोल में अक्षय खन्ना भी नजर आए हैं। लेकिन इस समय विकी कौशल के अलावा फिल्म के किसी कलाकार की सबसे ज्यादा चर्चा नहीं है। उसके अभिनय को सराहा लगातार जा रहा है विकी कौशल के अभिनय को। आपको बता दें कि कवि कलश की भूमिका में उन्होंने दर्शकों का इस फिल्म के माध्यम से दिल जीत लिया। तो चलिए अब एक नजर क्रिकेट जगत पर भी डाल लेते हैं, जहां भारतीय ओपनर शुभमन गिल आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बैटर बन चुके हैं। जी हां, उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया। गिल बीते हफ्ते दूसरे स्थान पर थे। आईसीसी ने खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की। बॉलिंग में श्रीलंका के महीश तीक्ष्णा अफगानिस्तान के राशिद खान को पीछे छोड़कर टॉप पर आ चुके हैं। वहीं बैटिंग रैंकिंग में 4 भारतीय बल्लेबाज टॉप 10 में हैं। कप्तान रोहित शर्मा तीसरे और विराट कोहली छठे स्थान पर बने हुए हैं। श्रेयस अय्यर को एक स्थान का फायदा हुआ है, वे 9वीं पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खेले गए 3 मैचों की सीरीज के शुरुआती 2 वनडे मैचों में अर्धशतकीय और तीसरे में शतकीय पारी खेली थी। इसका फायदा उन्हें मिला है। उन्होंने 3 मैचों में 259 रन बनाए थे। ये दूसरी बार है जब गिल ने वनडे क्रिकेट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। उन्होंने 2023 में मेंस वनडे वर्ल्ड कप के बीच में बाबर आजम को पीछे छोड़कर टॉप रैंक हासिल की थी। शुभमन गिल आईसीसी वनडे रैंकिंग में एक बार फिर से अब नंबर 1 बैटर बन चुके हैं। तो पाकिस्तान के बाबर आजम को शुभमन ने पीछे छोड़ा है। लगातार अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया और इसके बाद आपको बता दें कि अब उन्होंने पाकिस्तान के बाबर आजम को पीछे छोड़कर अपनी जगह बना ली है नंबर 1 में। तो देखिए, मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। मौसम के बदलते ही चक्राता की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फरवरी माह में एक बार फिर से जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे जहां एक और मौसम खुशगवार हो चुका है, तो वहीं बर्फबारी होने से किसानों के चेहरे तक भी खिल उठे हैं। बर्फबारी की ताजा तस्वीरें चक्राता के ऊंचाई वाले क्षेत्रों कुनैन, लोखंडी, देवबन और नवीन चक्राता की है, जहां रिमझिम बर्फ की फुहारें गिर रही है। इस बर्फबारी का फायदा यहां के किसानों को भी होने वाला है। यहां अखरोट और सेब की बागवानी करने वाले किसानों के साथ ही अन्य फसलों के लिए ये बारिश और बर्फबारी काफी लाभदायक बताई जा रही है। आपको बता दें कि क्षेत्र के जल स्रोतों के लिए ये बर्फबारी बेहद जरूरी है, जिसका यहाँ के लोग और काश्तकार बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन फिलहाल बर्फबारी होने के बाद जो नज़ारा वहाँ देखने को मिल रहा है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। बर्फबारी से मौसम खुशगवार हो चुका है। चारों ओर बर्फबारी की फुहारें देखने को मिल रही है, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। और ना सिर्फ पर्यटकों के चेहरे खिले उठे हैं, इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो किसानों को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अखरोट और सेब की बागवानी यहां पर की जाती है और ये बर्फबारी खेती के लिए काफी अच्छी बताई जा रही है। जल स्रोतों के लिए भी बर्फबारी काफी लाभदायक है। इसके चलते किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। कल मैं अपने क्षेत्र चक्राता ब्लॉक से किसी प्रोग्राम में त्यूनी गई थी मैं, तो शाम को मैं अपने गांव कुनैन आई हूँ और आज यहाँ सुबह बर्फ़बारी होनी स्टार्ट हो गई है और सभी किसान भाइयों के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं और सभी बहुत खुश है, क्योंकि कुछ टाइम से ना तो बारिश हो रही थी ना बर्फ़बारी हो रही थी, जिससे सब चीज़ सूखने की कगार पे आ गई थी कि अगर बारिश नहीं होगी तो फसलें कैसे होगी। लोगों ने अपने बगीचे लगाए हैं, ना तो बर्फ़बारी हो रही थी और नदी नाले सब सूखे पड़े हुए थे। तो आज सभी लोग इससे बर्फ़ से जो बर्फ़बारी हो रही है तो सभी लोग खुश है कि बर्फ़बारी से आज इस टाइम, क्योंकि फसलें भी काफ़ी अच्छी होगी, इससे थोड़ा नमी हो जाती है और जो नदी स्रोत वगैरह सूखे हुए थे तो उसमें पानी भी आ जाता है, क्योंकि अगर बारिश और बर्फ नहीं होगी तो सब चीज सूखने की कगार पे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।